पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है, हमें सब कुछ समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आप मुझे ये बताइए कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करने का फायदा क्या है। तो हमने पहले स्टोरी भी सुनी, हमने बहुत अच्छे से देखा कि सर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, निकोला टेस्ला, एंड ही proposed the idea of power transmission in the form of alternating current. Why? Because he wanted, वो चाहते थे कि जो पावर है वो ट्रांसमिशन ऑल्टरनेटिंग करंट में क्यों हो, बिकॉज अगर ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर ट्रांसमिशन होता है तो जो पावर लॉसेस हैं those power losses will be minimized, the energy consumption will be less. ये उनका एक बेसिक एम था। इसके पीछे उन्होंने अपनी थर्मोसेल्वा एडिसन की कंपनी को छोड़ा और अपना खुद का काम स्टार्ट किया। लेकिन हम जानते हैं आज की डेट में जो यूज भी हो रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट ही हो रहा है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग को एक बेसिक आइडिया जो है वो लग चुका है। ये कैसा दिखता है, तो इट ऑल्टरनेटिंग करंट में जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, दैट ईएमएफ इज अपीयरिंग टू बी लाइक अ वेव, एक वेव की तरह लग रही है, एक ऑसिलेटरी पार्टिकल की तरह लग रही है। ये बढ़ती है, डिक्रीज होती है, फिर नेगेटिव में बढ़ती है, फिर नेगेटिव में डिक्रीज होती है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। तो मैं मानता हूं यहां तक बात सबको क्लियर हुई होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था कि ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो हमने देख लिया था इन द टॉपिक ऑफ एसी जनरेटर। लेकिन हम इस चैप्टर की जब बात करेंगे तो ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट करेंगे, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। एनसीईआरटी की भाषा समझा रहा हूं बेटा, कुछ नहीं किया है, ई को V से बदल दिया, ई नॉट को V नॉट से Vm से बदल दिया। नाउ व्हाट इज दिस Vm? दिस Vm इज द पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू of potential difference. Peak value or the maximum value of potential difference is Vm. So V is equal to Vm sin omega t. So what is Vm? Vm is the maximum value. और अपन जानते हैं, किसी को भी ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट पता हो तो जो A होता है, ठीक है, y is equal to A sin omega t में जो A होता है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, and what do you mean by amplitude? Amplitude is nothing but the maximum value of any oscillating substance. कोई भी oscillating substance है उसका maximum displacement जो होता है उसी को हम amplitude कहते हैं। तो यहाँ पर can see that it is sinusoidal wave। ठीक है, ये एक sinusoidal wave के तरीके से, एक sinusoidal तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, एक साइनोसॉइडल तरीके से इट इज वेरिंग। चलिए बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है, V is equal to Vm sin omega t is the value of potential. Now let us see what is the behavior of resistor when we connect it to alternating power source. हम ये देखेंगे कि कैसे एक रजिस्टर जो है वो बिहेव करता है जब उसे alternating power source से कनेक्ट किया जाए। Let us see. So I'm writing down as this, that what is the behavior of resistor, या ऐसा लिख देते हैं resistance when connected to AC. Resistance when connected to AC source. जब रेजिस्टेंस को हम AC सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? Let us see. ये हमारा रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हमने कुछ इस तरीके से एक एसी पावर सोर्स से कनेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे कर दिया। इस एसी पावर सोर्स से जब कनेक्ट किया तो एसी पावर सोर्स का पोटेंशियल था V is equal to Vm sin omega t। नथिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीज।
रेजिस्टेंस की बात की तो आर है। देखिए ओम्स लॉ के तहत पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, रेजिस्टेंस है तो करंट आएगा। कितना करंट आएगा? सो करंट आई विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट आई विल बी इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ है, तो यहां पर लिख दो दिस इज द ओम्स लॉ। V की जगह पे पोटेंशियल वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, तो V की जगह पे हमने लिख दिया Vm sin ओमेगा t। We divide it with the resistance value. We divide it with the resistance value, and the value of current comes up. So what is the value of current? We can say that I is equal to Vm by R sin omega t. Now what is this Vm by R? Potential की maximum value divided by resistance. So it is coming out to be I is equal to Im sin omega t. Now what is this Im? This Im will be equal to the peak value of या maximum value of current. अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करें। कैसे? ध्यान से देखें और समझें। ग्राफ के हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा, समझना और मुझे बताना कि क्या सबको यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं। चैट सेक्शन में यस और नो लिख के बताएंगे सब। अब देखना ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर देखा जब पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल का ग्राफ कुछ साइनोसॉइडल तरीके से वेरी करा और इस तरीके से दिखा। इस तरीके से वेरी करता हुआ दिख रहा था पोटेंशियल का ग्राफ। इस तरीके से पोटेंशियल का ग्राफ मुझे वेरी करता हुआ दिखा। इस पोटेंशियल के ग्राफ की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू वाज Vm। ऐसे मिनिमम वैल्यू अगर यहाँ पर देख ली जाए, आप ध्यान से देखें, अगर मिनिमम वैल्यू भी देख ली जाए तो दैट इज -V। कोई दिक्कत नहीं है, साइन ग्राफ को फॉलो करता है, तो इतनी बात तो सबको क्लियर होती ही है। हम जानते हैं कि यार जब पोटेंशियल शुरुआत में कम था, जब शुरुआत में पोटेंशियल जीरो था तो करंट भी जीरो होना चाहिए। जब पोटेंशियल बढ़ने लगा तो करंट भी साथ साथ बढ़ने लगेगा। पोटेंशियल जब मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट भी उस टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा। फिर पोटेंशियल जब डिक्रीज होने लगेगा तो करंट भी साथ साथ डिक्रीज होना शुरू, और एक टाइम पे आके वापस से जीरो। तो जब यहीं से करंट का ग्राफ बनाया गया और देखा गया कि किस तरीके से फॉलो करता है, तो कुछ इस तरीके से करंट का ग्राफ फॉलो करता है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से करंट का ग्राफ जो है वो फॉलो करता हूं, लाइक दिस। नाउ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, यहां पर मैं बना रहा हूं दिस इज Im। Im को मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि Im की वैल्यू जब कैलकुलेट की गई तो वो निकल के आई Vm बाय आर। क्या निकल के आई? Vm बाय आर निकल के आई। मतलब मैं पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो करंट मिलेगा। दैट मींस करंट की वैल्यू ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल से कम रहेगी। इसीलिए जब मैंने दोनों को एक ही ग्राफ से दिखाने की कोशिश की तो मैंने ये देखा कि क्योंकि पोटेंशियल हमारा साइनोसॉइडल था, पोटेंशियल हमारा कैसा आ रहा है? एक वेव के फॉर्म में आ रहा है, तो करंट भी हमारा उसी नेचर का हमें देखने को मिला, एक वेव नेचर का देखने को मिला, जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो Im के बराबर थी। अगर मैं सेम ग्राफ में देखूं तो Im Vm से थोड़ा नीचे दिखता है। उसका रीजन क्या है कि भाई Vm को जब R से डिवाइड करेंगे तो ही तो Im मिलेगा, तो ये उसका रीजन है। बताइए सभी को ये छोटी सी बात जो मैंने बताई सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और यहां से एक चीज और अपन को क्लियर हो जाती है कि चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, ओम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल है। चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, ओम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है। फटाफट एंट्रेस करके बताएंगे मुझे क्लियर है कि नहीं, फास्ट। कुछ नहीं किया, पोटेंशियल पता था, रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, करंट निकल गया। एक ही ग्राफ में दोनों को दिखा दिया और कुछ भी नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं।
तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि क्या है मेरे पास, पोटेंशियल कैसा है, करंट कैसा है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, सो ऑन सो फोर्थ। चलिए अब मैं निकालना चाहूंगा यहाँ पर पावर डिसिपेशन, कि पावर कितना डिसिपेट हुआ हमारे सर्किट के अंदर। सर 12th साइंस, साइंस तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक ये देखा कि यार जो हमारा करंट था वो भी साइनसोइडल वेरी कर रहा है। मैं यहाँ से अब निकालना चाहता हूँ पावर डिसिपेशन की, कि मेरे सर्किट में पावर कितनी डिसिपेट होगी। आइए उसकी बात करें। पावर डिसिपेशन इन द सर्किट, पावर डिसिपेशन इन द सर्किट को मैं लिखता हूँ P is equal to V into I, potential into current. Now potential can be written as Vm sin omega t. Current can be written as I is equal to Im sin omega t. पोटेंशियल इनटू करंट करेंगे पावर मिलेगा, ठीक है। Vm sin omega t, Im sin omega t एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब देखो यहां पर मैं लिख सकता हूँ Vm इंटू Im और साइन ओमेगा टी को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चीज। चलो पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पीक वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाई हो गया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी सामने चला गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना मैं यहाँ पर एक चीज लिख के बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई, दिस वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड इन सम फॉर्म। इस फॉर्म, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। दिस कैन बी रिटन एज, देखिए cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए क्या बनता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं जब पावर की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो ये बनता है Vm इंटू Im, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो यहाँ पर मेरे पास गिवन है। ये मेरे पास पावर का फॉर्मूला आता है जो कि है Vm इंटू Im बाय 2, सही है। ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। नाउ सी, एक चीज ध्यान से समझेंगे और क्लियर होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूं और समझने की कोशिश करें क्या होगा। देखिए कभी भी किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना होता है ना, तो मैं एवरेज के लिए क्या करता हूँ, सभी चीजों को ऐड कर देता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ। जितने भी ऑब्जर्वेशन थे सबको क्या किया, ऐड किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो मैंने 100 ऑब्जर्वेशन लिए हैं तो मैंने 100 के 100 को ऐड करना है और 100 से ही डिवाइड कर देना है, तो एवरेज आ जाएगा। मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखना कॉस का ग्राफ कैसे बनता है। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और उसके बाद ऐसे। नाउ यू कैन सी, एक कॉस का ग्राफ आपको 2 पाई इंटरवल पे क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी दिख रही है आपको और उतनी ही सेम वैल्यूज आपको यहाँ पर नेगेटिव भी दिख रही है, ठीक है। जितनी वैल्यू आपको पॉजिटिव दिख रही है उतनी नेगेटिव दिख रही है। दैट मींस अगर मैं पूरे के पूरे टाइम इंटरवल के लिए 0 से लेके 2 पाई टाइम इंटरवल तक के लिए अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूं तो मैं सारी की सारी cos थीटा की वैल्यूज को ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा टोटल से। जब मैं सभी के सभी क्वांटिटीज को ऐड करता हूं तो देखिए कुछ पॉजिटिव क्वांटिटीज दिख रही हैं, बाकी नेगेटिव क्वांटिटीज दिख रही हैं। और मजे की बात यह है कि जितनी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं उतनी ही नेगेटिव क्वांटिटीज है। जब सबको ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो मैं लिख सकता हूं एवरेज ऑफ cos थीटा ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। सो एवरेज पावर क्या हो जाएगी,
तो देखिए एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल कैन बी, एवरेज पावर विल बी इक्वल टू Vm into Im by 2। तो बेटा ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है, ये तो वैसा का वैसा रहेगा, इनका एवरेज तो कोई होगा नहीं। एवरेज तो वेरिएबल क्वांटिटी का निकाला जाएगा cos 2 ओमेगा टी का। तो जब cos 2 ओमेगा टी का एवरेज निकाला तो बेटा ये तो हम जानते हैं 0 आता है। तो यहां पर लिख दिया एवरेज पावर over a complete cycle when resistance is connected to AC power source comes out to be Vm into Im by 2। अब एक चीज गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, अगर यहीं पे डीसी सर्किट होता, अगर यहीं पे डीसी सर्किट होता तो पावर का फॉर्मूला आता है V इंटू आई, लेकिन एसी सर्किट है तो एवरेज पावर पूरे कंप्लीट साइकिल में कितनी आ रही है, जस्ट डीसी की आधी आ रही है। इसका मतलब पूरे रास्ते में जो पावर लॉस होगा, इसका मतलब पूरे रास्ते में जो पावर लॉस होगा, जो पावर ट्रांसमिशन में, जो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में जो लॉस है वो डीसी के कंपैरिजन में जस्ट आधा है रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं। तो ये तो एक क्लियर एडवांटेज हो गया अल्टरनेटिंग करंट का ओवर द डायरेक्ट करंट। एक बहुत ही क्लियर एडवांटेज हमारे पास सामने निकल के आता है, किसका, ऑल्टरनेटिंग करंट का ओवर द डायरेक्ट करंट। एंड आपके सामने लॉजिक क्लियर है, क्लियर है। मैंने शुरुआत में ही बोला था, मैंने बोला था कि देखो जब भी हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं हमारे यूज करने का मोटिव एक ही रहता है, एंड दैट मोटिव इज टू मिनिमाइज द पावर लॉस। दैट मोटिव इज टू मिनिमाइज द पावर लॉस। पावर लॉस को आप मिनिमाइज कर दो, आपका मोटिव सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर लॉस को मिनिमाइज कैसे किया, आपने अल्टरनेटिंग पावर सोर्स लिया, उससे करंट निकाला, जब आपने पावर की वैल्यू कैलकुलेट की ओवर ए कंप्लीट साइकिल। ओवर ए कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या होता है, फ्रॉम 0 टू 2 पाई इंटरवल, ठीक है, 0 इंटरवल से 2 पाई इंटरवल तक आपने क्या किया, 0 इंटरवल से 2 पाई इंटरवल तक you have calculate the average power dissipation, you have calculated the average power dissipation from 0 to 2 pi interval। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आनी चाहिए किसी को। फटाफट सभी मुझे बताएंगे क्या यहां तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो। यस रेज आंसर। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट करंट है और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें फर्क क्या है। जो डायरेक्ट करंट है, ठीक है, जो डायरेक्ट करंट है वो डायरेक्ट करंट के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होगा तो वहां से कुछ ना कुछ हीट होगा, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। कितने लॉसेस होंगे, तो पावर डिसिपेट जितनी होती है उतने होंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यही लॉसेस की बात करूं अल्टरनेटिंग करंट में, तो वो जस्ट हाफ हो जाता है। तो आप खुद जानते हो, आप खुद समझदार बच्चों हो कि अगर मुझे पावर का ट्रांसमिशन करना है तो मैं किस में करूंगा, ऑब्वियसली एसी में करूंगा, क्योंकि अगर मैं डीसी में करता हूं तो मैं मूर्ख हूं, ठीक है। हमें उस टाइम पे क्या देखना है कि हमें तो पावर लॉस को बचाना है अपने, और यही सबसे बड़ा मुद्दा बना था एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच में। हालांकि अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस, कैसे होता है मोर डेंजरस उसकी बात करेंगे, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन एडिसन ने एनिमल्स को मार के दिया। एडिसन ने पब्लिकली एलिफेंट्स को इलेक्ट्रिक्यूट किया एसी करंट के थ्रू, ये दिखाने के लिए कि एसी करंट बहुत महंगा है, बहुत पहली बात तो इसके लिए नई टेक्नोलॉजी लगेगी, और दूसरा इससे ये बहुत डेंजरस है, लोग मर सकते हैं इससे, ठीक है। लेकिन लेकिन सबसे बड़ा चीज एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन वाज द मेन फैक्टर कि आज की डेट में हम किसको यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है किसी को भी नहीं। चलिए इसके बाद आता है एक
बहुत ही अच्छी चीज विच इज नोन एज द फेजर डायग्राम। अब रूट मीन स्क्वायर करंट और रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल भी होता है, लेकिन वो आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में नेक्स्ट हम देखेंगे फेजर डायग्राम। तो राइटिंग फेजर डायग्राम। भाई फेजर डायग्राम्स आर नथिंग बट जो मैंने रोटेटिंग रॉड दिखाई थी आपको पहले, जिस रोटेटिंग रॉड के हेल्प से हम ऑसिलेशन को डिफाइन करते हैं, उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे डिफाइन करने के लिए कि हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो करंट है, वो एक दूसरे से आगे पीछे तो नहीं है। क्या जो करंट है और जो पोटेंशियल है उसके बीच में कोई फेज डिफरेंस है कि नहीं? ठीक है, क्या कोई फेज डिफरेंस है कि नहीं, क्या कोई पाथ डिफरेंस है कि नहीं? क्योंकि वेव्स जहां पर होती है तो उनके बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है, पाथ डिफरेंस आ जाता है। आपने सुना होगा आपके घर में 3 फेज सिस्टम है कि नहीं, 1 फेज सिस्टम है कि 3 फेज सिस्टम है, ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो फेज क्या होता है? फेज होता है वेव्स का एक दूसरे से एंगुलर, एक दूसरे के बीच में जो